जय हिंद दोस्तों। सबसे पहले तो जिनका रिज़ल्ट आ चुका है और फ्रेंड्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है उन सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत बहुत बधाइयाँ। और जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है फ्रेंड्स, उन लोगों को मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। आपको और आगे मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि मेहनत करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है। तो आपको होप नहीं छोड़नी है, क्योंकि अभी भी करने के लिए बहुत कुछ आप लोगों के पास है। फ्रेंड्स, अभी भी जनवरी का सेशन एग्ज़ाम का अभी बचा हुआ है, तो हम अभी टेस्ट पेपर आप लोगों के लिए लेकर आते रहते हैं टाइम टू टाइम। तो आज का वीडियो में भी मैं आप लोगों के लिए टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। अग्निवीर टेक्निकल का आप लोगों के लिए आज मैं फिर एक टेस्ट पेपर लेकर आई हूँ। तो चलिए इस टेस्ट पेपर को हम स्टार्ट करते हैं। लेकिन अभी भी आप सोनू आर्मी क्लासेस पर अगर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सुंदरबन इज़ फेमस फॉर। सुंदरबन किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पर जानवरों के नाम दे के रखे हैं, तो इनमें से किस जानवर के लिए सुंदरबन प्रसिद्ध है, ये पूछा है क्वेश्चन में। तो फ्रेंड्स, सुंदरबन जो है वो किसके लिए, टाइगर यानी कि बाघ के लिए प्रसिद्ध है। और सुंदरबन के बारे में मैं आपको दो चार बातें और भी बता दूं, ताकि इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन एग्जाम में आए तो आप कर सकें। तो फ्रेंड्स, सुंदरबन कहाँ पर स्थित है? ये भारत तथा बांग्लादेश में स्थित है और विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है। यहाँ पर गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदी के डेल्टा पर ये स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ? यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा भी है और आईएमपी क्वेश्चन भी है। यूएनओ से रिलेटेड आपको तैयारी करते रहना चाहिए। यूएनओ से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में, तो आप यूएनओ एक टॉपिक उठाइए और इसकी पूरी तरह से अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले तो मैं बता दूं, उन्होंने मुख्यालय पूछा है, यानी कि इसका हेडक्वार्टर जो कि कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, यूनाइटेड स्टेट में न्यूयॉर्क में है। एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि इसका फुल फॉर्म पूछ सकते हैं, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन इसका फुल फॉर्म होता है, और हिंदी में इसे कहते हैं संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ इसे हिंदी में कहा जाता है। इसकी स्थापना से रिलेटेड एक क्वेश्चन आ सकता है कि कब हुई थी, तो 1945 में इसकी स्थापना की गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम। इन 1945 वेयर वाज द न्यूक्लियर बॉम्ब ड्रॉप? 1945 में परमाणु बम कहाँ पर गिराया गया था? तो फ्रेंड्स, परमाणु बम आपने सभी ने सुना होगा कि जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराया गया था। पहले हिरोशिमा पर गिराया गया, नागासाकी पर, ये कंफ्यूजिंग आंसर क्वेश्चन है। तो कहाँ पर गिराया गया था? सबसे पहले हिरोशिमा पर गिराया गया था परमाणु बम। और ये परमाणु बम अमेरिका के द्वारा जापान में गिराया गया था। दूसरे जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध, उसके दौरान ये गिराया गया था। उसके 3 दिन बाद नागासाकी में गिराया गया था। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट द बुक द वाइट टाइगर? द वाइट टाइगर बुक जो है किसने लिखी थी? इसके लेखक, राइटर का नाम पूछा गया है यहाँ पर। तो किसके द्वारा लिखी गई थी फ्रेंड्स? ये अरविंद अधिगा के द्वारा लिखी गई थी। और ये जो बुक है फ्रेंड्स, जब भी बुक से रिलेटेड क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो वो जो बुक्स होती है या फिर ऑथर होते हैं बहुत फेमस होते हैं, या फिर उनको कहीं ना कहीं अवार्ड मिल चुका। तो ये जो बुक है इसको अवार्ड मिल चुका है, इसलिए इस टाइप की बुक ही आपके जीके के क्वेश्चन में पूछी जाएगी। क्योंकि बुक्स तो बहुत सारी, ऑथर्स भी बहुत सारे, लेकिन जो फेमस बुक्स और ऑथर्स हैं वो ही आपको पढ़ना है। तो इसके जो राइटर थे वो अरविंद अधिगा थे। और ये जो द वाइट टाइगर बुक है ये किससे रिलेटेड थी? अगर आपको मैं ये बता दूं तो ये इसके राइटर का नाम आपको याद भी रहेगा। इसमें भारत का जो वर्ग संघर्ष है, मतलब जो लोअर लेवल के लोग होते हैं, फिर मिडिल लेवल के, तो इस तरह से जो वर्ग संघर्ष से रिलेटेड ये बुक थी, उसके ऊपर ये लिखी गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु सिविलाइजेशन वाज, सिंधु सभ्यता क्या थी? क्या वो ग्रामीण थी, शहरी थी, दोनों थी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो फ्रेंड्स, वो क्या थी? अर्बन यानी कि शहरी थी। जैसे रहते हैं ना ग्रामीण क्षेत्र होते हैं, हमारे देश में बहुत सारे ग्रामीण क्षेत्र भी हैं और शहरी क्षेत्र भी। तो जो सिंधु सभ्यता थी वो क्या थी? शहरी थी। चलिए अब यहाँ से रीजनिंग के 5 क्वेश्चन जी के फिनिश हो चुके हैं। रीजनिंग के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 625, 125, 25, 5। अगर इसको हम ध्यान से देखें और 5 से डिवाइड करें, इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो कितना मिलेगा? 125। 125 को 5 से डिवाइड करोगे तो 25। 5 5 ज़ा 25, और 5 को 5 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मिसिंग टर्म क्या मिलेगी फ्रेंड्स? हमें 1। रीजनिंग के क्वेश्चंस लोगों ने जब डिस्कस किया पेपर, तो लेवल इसका हाई नहीं है। जो क्वेश्चन नॉर्मली हम करते रहते हैं वही क्वेश्चन रीजनिंग के यहाँ पर पूछे हैं, तो इतना रीजनिंग का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। बट रीजनिंग के क्वेश्चन आपको करते आना चाहिए। रीजनिंग के क्वेश्चन एटलीस्ट एग्जाम में एक भी आप छोड़ के नहीं आना।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट इन करेक्ट ऑर्डर। आपको करेक्ट ऑर्डर में लिखना है। फॉरेस्ट है, वुड, ट्री और फर्नीचर, इसका सही क्रम क्या है? तो सबसे पहले फ्रेंड्स क्या होता है? जंगल होता है। जंगल के बाद जंगल में क्या होते हैं? पेड़ होते हैं। पेड़ से फिर हमें क्या मिलती है? लकड़ी, और लकड़ी से क्या बनाया जाता है? फर्नीचर। तो इसका करेक्ट ऑर्डर क्या है फ्रेंड्स? ऑप्शन डी, जंगल, पेड़, लकड़ी और फर्नीचर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सीरीज़ दे के रखिए और नेक्स्ट हम आपसे यहाँ पर पूछिए। तो अगर इसमें मैं 2 का मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होगा? 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 48 मिल रहा है। 48 में 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 8 2 ज़ा 16, 4 2 ज़ा 8 और एक 9। अब इसका मतलब ये कि हर टर्म में 2 का मल्टीप्लाई हो रहा है। तो 96 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, 96 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या मिलेगा? 6 2 ज़ा 12, 9 2 ज़ा 18 और एक 19, कितना मिला? 192। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हाट इज़ द रॉन्ग टर्म इन 52, 43, 34, 26, 22, 19 और 80? इसमें इतने सारे नंबर्स दिए हैं और इसमें आपको गलत पद बताना है। तो फ्रेंड्स यहाँ अगर हम ध्यान से देखें सीरीज़ को, तो हम जहाँ पर स्मॉल नंबर है, जहाँ सीरीज़ को फ्रेंड्स वहाँ से स्टार्ट करना चाहिए जहाँ पर आप छोटे छोटे नंबर देख रहे हो। जैसे मैं 18, 19 मुझे यहाँ पर कैलकुलेशन ठीक लग रहा है तो मैं यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो 18 में +1 करती हूँ तो 19। पहले तो +1 प्लस करके ही देखना चाहिए किसी भी सीरीज़ को। अगर आप फैमिलियर हो उस सीरीज़ से तो आप डायरेक्टली उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, अदरवाइज आप पहले प्लस करके ही देख लीजिए। 18 + 1 19, और 19 में कितना प्लस करूँ मैं? 3 अगर प्लस करती हूँ तो 22। 22 में कितना प्लस करूँगी? अगर मैं यहाँ पर 1 हुआ, यहाँ पर 3, मतलब हमें ऑड नंबर का ऐसा लग रहा है कि ऑड नंबर ऐड हो रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पर 5 ऐड करती हूँ तो कितना मिलना चाहिए? 27। अब 27 में 5 के बाद 7 ऑड नंबर आता है, अगर इसको हम ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? इसको ऐड करिए, 7 7 14, 2 + 1 34। मतलब क्या है, ये जो हमारी सीरीज़ करेक्ट चल रही है। यहाँ पर 9 का ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 43, और यहाँ पर 11 ऐड करोगे तो 54। उसका मतलब ये है कि हर बार जो है ऑड नंबर इसमें ऐड होता जा रहा है। तो सीरीज़ में सब कुछ करेक्ट चल रहा है, लेकिन यहाँ पर 26 नहीं 27 आना चाहिए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जो 26 है वो रॉन्ग टर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यहाँ पर फिर एक सीरीज़ दे के रखिए और आपसे नेक्स्ट टर्म पूछिए। हो सकता है मैक्सिमम क्वेश्चन सीरीज़ के भी पूछ ले, ब्लड रिलेशन भी इसमें ऐड कर सकते हैं। तो अभी तो यहाँ पर सीरीज़ के क्वेश्चन ही मैंने ऐड किए हैं। किस तरह से ये सीरीज़, अब ये सीरीज़ क्या हो रही है? कम हो रही है। 125 अगर मैं 5 से डिवाइड कर दूँ इसको तो कितना मिलेगा? 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 250। इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो 50, 50 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 10, 10 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 2 ज़ा 10। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि है किसका? फिजिक्स का। अब हमारे यहाँ पर जो कंप्लीट हो गए हैं क्वेश्चन, रीजनिंग के 5 क्वेश्चन और 5 जीके के। अब नेक्स्ट जो है सेक्शन वो फिज़िक्स का है। फिज़िक्स के 15 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 जो है फिज़िक्स का वो है, आपको कथन दिया गया है, इस पर विचार करना है। क्या है? 2 सरल पेंडुलम दे के रखे हैं। पेंडुलम आप सभी को पता है, इस तरह से धागे से बंधी हुई बॉल्स होती हैं और वो इस तरह से टू एंड फ्रो मोशन करती है, आगे पीछे गति करती है। घड़ी में भी देखे होंगे आपने। तो ये जो पेंडुलम है, इनके जो द्रव्यमान है 2 गेंद के जो नीचे हैंग रहती है बॉल्स, उनके मास दे के रखे हैं। m1 है और m2 है। ठीक है, m2 और m1 है, और m1 जो है मतलब पहला वाला पेंडुलम है, उसका जो मास है वो दूसरे वाले पेंडुलम जो बॉल है उसके मास से ज़्यादा है। तो इन्होंने क्या कहा है कि वैक्यूम में स्विंग होते हैं। मतलब ये क्या हो, किसी ऐसी जगह पर इनको इस तरह से ये झूल रहे हैं जहाँ पर हवा नहीं है, मतलब वैक्यूम है। तब कंडीशन दे के रखी है। पहली कंडीशन ये दी रखी है फ्रेंड्स कि दोनों हमेशा के लिए झूलते रहेंगे क्या, या फिर द्रव्यमान m की गेंद के साथ पेंडुलम पहले रुक जाएगा। m1 है, यहाँ पर मिसप्रिंट हो गया। द्रव्यमान m1 का जो गेंद है जिसका द्रव्यमान ज़्यादा है, क्योंकि उसका द्रव्यमान ज़्यादा है तो वो पहले रुक जाएगा क्या, या फिर बड़ी लंबाई की स्ट्रिंग वाला पेंडुलम बाद में बंद हो जाएगा क्या, जिसकी लंबाई ज़्यादा है वो वाला पेंडुलम बाद में बंद होगा क्या, या फिर इनमें से कोई सा भी कथन सही नहीं है। तो ये जो ऑप्शन है 1 2 3 4 कि पहले इनमें से कौन सा करेक्ट होगा? क्या केवल पहला ऑप्शन ही करेक्ट है क्या, या फिर केवल दूसरा, या फिर केवल तीसरा, या फिर दूसरा और तीसरा दोनों करेक्ट है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि वैक्यूम में जब भी पेंडुलम झूलता है, लेफ़्ट राइट इस तरह से मोशन करते हैं, तो उनके द्रव्यमान से कोई मतलब नहीं है, वो हमेशा के लिए ही झूलते रह जाते हैं। स्विंग फॉरएवर।
क्यों? क्योंकि वहाँ पर वैक्यूम है, कोई भी हवा का रेजिस्टेंस नहीं है उन्हें रोकने के लिए, इसलिए वो हमेशा झूलते ही रहेंगे। तो इसका राइट आंसर क्या होगा कि सिर्फ जो ऑप्शन फर्स्ट है वही करेक्ट है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। व्हेन अ पर्टिकुलर करंट फ्लो थ्रू अ रेजिस्टेंस वायर, जब एक विशेष धारा प्रतिरोध तार के माध्यम से बहती है तब क्या होता है? ऑप्शन देखते हैं। यदि धारा डीसी स्रोत से है तो उत्पादित गर्मी यानी कि ऊष्मा अधिक होगी क्या? क्या डीसी सोर्स से उत्पन्न विद्युत धारा से जो ऊष्मा उत्पन्न होती है वो अधिक होगी, या फिर एसी से जो विद्युत धारा से ऊष्मा उत्पन्न होगी वो अधिक होगी, या फिर कोई ऊष्मा का उत्पादन नहीं किया जाएगा? ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, कैसे होती है मैं आपको बताती हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन है उत्पादित ऊष्मा धारा के स्रोत की प्रकृति से स्वतंत्र होगी। तो फ्रेंड, जब भी किसी वायर में, किसी तार में आप करंट को फ्लो करते हो तो उसमें ऊष्मा उत्पन्न होती है, और आपने ये फॉर्मूला भी पढ़ा होगा, H =V²/R/T, या फिर आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हो I²R/T। ये फॉर्मूला आपने हीट का पढ़ा होगा, जब भी किसी भी तार में विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं तो ऊष्मा तो उत्पन्न होती है, तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। और ये ऊष्मा जो उत्पन्न होती है, अब ये किस किस पर डिपेंड करती है? ये विभवांतर, रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध, और समय पर निर्भर करती है। तो अगर ये इस पर निर्भर करती है, प्रतिरोध पर निर्भर करती है, तो प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? किसी भी आकार और उसके क्षेत्रफल पर निर्भर करता है। तो इसी तरह से हम कह सकते हैं कि जो ऊष्मा है इनडायरेक्टली किसी भी तार के आकार, उसके क्षेत्रफल, उसमें बहने वाली विद्युत धारा और समय, इन पर निर्भर करती है। उनको ये, इससे कोई मतलब नहीं है कि एसी सोर्स से विद्युत धारा प्रवाहित की जा रही है डीसी सोर्स से, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी, कि हीट प्रोड्यूस विल बी इंडिपेंडेंट ऑफ द नेचर ऑफ द सोर्स, मतलब कहाँ से जो सोर्स है उसकी प्रकृति से बिल्कुल ये स्वतंत्र है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ग्रीन लाइट रेड रिबन लुक्स, हरे रंग की रोशनी में लाल रिबन कैसा दिखाई देगा? तो फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का आंसर देने से पहले मैं आपको बता दूं कि एक वस्तु काले रंग की कब दिखाई देती है और सफ़ेद रंग की कब दिखाई देती है। किसी वस्तु पर अगर प्रकाश पड़ता है और वह वस्तु उस प्रकाश को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, अगर पूरी तरह से उसको एब्जॉर्ब कर लेगी तो वस्तु हमें काली दिखाई देती है, और अगर पूरी तरह से उसको क्या कर देती है? रिफ्लेक्ट यानी कि परावर्तित कर देती है, पूरी तरह से परावर्तित कर देगी, रिफ्लेक्ट कर देगी, तो वो वस्तु हमें सफ़ेद दिखाई देगी। तो हरे रंग की रोशनी में लाल रिबन कैसा दिखाई देगा? हरे रंग की रोशनी, जब लाल रंग आता है उसके ऊपर लाल रिबन क्या करता है? लाल कलर को हरा रंग पूरी तरह से अवशोषित कर लेता है, तो उसका मतलब ये क्या दिखाई देगा? काला। आपको कंसेप्ट ध्यान में रखना है कि काला कब दिखाई देता है और सफ़ेद। काला तब जब पूरी तरह से अवशोषित हो जाता है प्रकाश, और सफ़ेद तब जब पूरी तरह से परावर्तित यानी कि रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो हरे रंग की रोशनी लाल कलर को पूरी तरह से अवशोषित कर लेती है, इसलिए वो काला दिखाई देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द प्योर वाटर इज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, शुद्ध पानी बिजली का चालक होता है, खराब कंडक्टर, बैड कंडक्टर होता है, इंसुलेटर यानी कि कुचालक होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो फ्रेंड्स, जो प्योर वाटर है वो क्या है? पूरी तरह से कुचालक नहीं होता है। हमें ये तो पता है कि पानी जो है वो विद्युत का सुचालक होता है, लेकिन ये सुचालक नहीं होता है शुद्ध पानी। सुचालक क्यों होता है? क्योंकि जो पानी में उपस्थित धातुएं हैं वो क्या करती हैं? ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते हैं उन धातुओं के कारण, इसके कारण जो करंट है वो ज़्यादा फ्लो होता है। लेकिन जो शुद्ध पानी होता है उसमें जो ये धातुएं हैं उनको कम कर दिया जाता है, मतलब इन पानी को प्योर कर दिया जाता है, शुद्ध कर दिया जाता है, धातुएं हटा दी जाती है जो अनवांटेड होती है हमारे बॉडी के लिए। तो इसलिए उसमें आयंस क्या हो जाते हैं? कम हो जाते हैं, और आयंस कम हो जाएंगे तो उसमें विद्युत का प्रवाह भी क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। इसलिए वो कुचालक तो नहीं बन पाता, लेकिन क्या, खराब कंडक्टर, बैड कंडक्टर, बुरा सुचालक ज़रूर बन जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि सिक्के और पंख का एक टुकड़ा स्वतंत्र रूप से वैक्यूम में गिरता है तो पहले कौन आएगा? सिक्का आएगा, पंख आएगा, या फिर दोनों आएंगे? कौन नीचे आएगा? तो फ्रेंड्स, हमने देखा है कि वैक्यूम में अगर कोई सी भी चीज़ कितने भी द्रव्यमान की क्यों ना हो गिराई जाए तो वो हमेशा साथ में ही आती है, या तो पंख हो या फिर सिक्का हो। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हवा का, वैक्यूम में क्या होती है? हवा नहीं होती है, इसलिए कोई सा भी बल इनके ऊपर कार्य नहीं कर पाता है। इसलिए सिर्फ जो गुरुत्वाकर्षण बल है
वही इनके ऊपर काम करेगा। और गुरुत्वाकर्षण बल तो सभी के लिए एक समान ही होता है, इसलिए क्या होगा, ये एक साथ ही ज़मीन पर आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट को बिल्कुल रट लीजिए। एसआई यूनिट का एक क्वेश्चन तो एग्जाम में पक्का आ ही रहा है। अभी जो रिसेंट 2 पेपर हुए उनमें एसआई यूनिट के क्वेश्चन पूछे हैं, और नॉर्मल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ज़्यादा हाई नहीं। सारी एसआई यूनिट आपको लगभग याद होनी चाहिए, बेसिक भी और डिराइव्ड भी। तो यहाँ पर पूछा गया हर्ट्ज किसकी यूनिट है, तो हर्ट्ज सभी को पता हो किसकी है, फ्रिक्वेंसी यानी कि आवृत्ति की। नेक्स्ट क्वेश्चन है द परमानेंट मैग्नेट इज मेड अप बाय, स्थायी चुंबक किसके द्वारा बनाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स स्थायी चुंबक ऐसे चुंबक होते हैं जिनमें जो चुंबकत्व है वो ज़्यादा समय तक रहे। तो ऐसा मटेरियल का यूज़ करना चाहिए जो इसमें चुंबकत्व ज़्यादा देर तक धारण कर सके। तो इसलिए इनको किससे बनाया जाता है, स्टील यानी कि इस्पात के द्वारा। मैग्नेट के ऊपर मैं बहुत 2 वीडियो बना चुकी हूँ फ्रेंड्स, और उस मैग्नेट वाले वीडियोस में मैंने आईएमपी सारे क्वेश्चन जो मैग्नेट से रिलेटेड है वो सभी इंक्लूड किए हैं और बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया है। तो उन वीडियो को ज़रूर देखिएगा, जिसकी लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स द डिस्टेंस बिटवीन 2 मैग्नेटिक पोल इज डबल इफ देयर पोल स्ट्रेंथ आर ऑल्सो डबल देन द फोर्स बिटवीन देम विल बी। 2 चुंबक की ध्रुव के बीच की दूरी को दुगना कर दिया जाए और उनकी ध्रुव शक्तियों को भी दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच में लगने वाले बल का क्या होगा। तो सबसे पहले तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए हमें बल का फॉर्मूला याद होना चाहिए चुंबक का। तो वो क्या होता है, F इज इक्वल टू म्यू ज़ीरो 4 पाई इंटू M1 इंटू M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर। अब यहाँ पर M2 और M1 क्या है, ध्रुव शक्तियाँ हैं दोनों पोल्स की। ये जो दोनों पोल्स हैं उनकी ध्रुव की शक्तियाँ हैं, ठीक है। और ये क्या है, उनके बीच की दूरी है, कितनी दूरी पर वो दोनों ध्रुव रखे हुए हैं उनकी बीच की दूरी है। तो ये फॉर्मूला होता है। अब इन्होंने क्या कहा है, किस किस की बात करें। यहाँ पर ये चीज़ तो कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड कर रहा है, ये इस चीज़ पर डिपेंड कर रहा है। तो हम अगर नया फोर्स ले लें और ये म्यू 4 पाइस को एज इट इज़ रखते हैं, ध्रुवों की जो शक्तियाँ हैं उनको दुगना कर दिया जाए, मतलब इसको भी दुगना करेंगे, इसको भी दुगना कर देंगे, और जो रेडियस है उसको भी क्या कर देंगे, दुगना कर देंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। तो ये जो नया फोर्स आएगा इन दोनों में क्या रिलेशन है, क्या है, बराबर होगा, दुगना होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएंगे। क्या बचेगा, F डिवाइड बाय F डैश। ये ऊपर जाके 4R स्क्वायर हो जाएगा और ये नीचे 2 इंटू 2 यानी कि 4, और आर स्क्वायर इसका भी रहेगा। तो ये आर स्क्वायर से आर स्क्वायर भी कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 भी कैंसिल हो जाएगा, मतलब कुछ नहीं बचा। दोनों फोर्स क्या हैं, एक दूसरे के इक्वल ही आए हैं। जब आप इनको दुगना कर दोगे तो इसका राइट आंसर क्या होगा, रिमेन अनचेंज्ड, अपरिवर्तित रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु को उत्तल दर्पण के सामने रखा जाता है तो उसका आकार क्या होगा। तो फ्रेंड्स उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर के सामने जो इमेज फॉर्म होती है, प्रतिबिंब बनता है, वो हमेशा कैसा बनता है, सीधा और आभासी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए, हमेशा सीधा बनेगा, आभासी, रेक्ट एंड वर्चुअल। चलिए फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द यूनिट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस इज, विभवांतर जो है उसकी आपसे यूनिट पूछी है कि क्या होती है, इकाई। विभवांतर की इकाई क्या है, वोल्ट है, एम्पियर है, कूलाम है या फिर गॉस है। गॉस मैग्नेटिक फील्ड की है, कूलाम चार्ज की है, एम्पियर करंट की है, और वोल्ट किसकी होती है, विभवांतर जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, वोल्ट। द वेव अंडरगो रिफ्लेक्शन फॉर्म अ रिजिड बाउंड्री, एक तरंग एक कठोर सीमा से प्रतिबिंब से गुजरती है, इसकी विशेषता मापदंडों में से एक जो बदलता है वह है। फ्रेंड्स क्वेश्चन ये है कि एक तरंग को जब एक कठोर बाउंड्री है उस पर इस तरह से वो आती है और क्या हो जाती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब ऐसे चली जाती है, ऐसे आती है और ऐसे जाती है। तो इन्होंने कहा है कि ऐसा होने से, आने से और इससे रिफ्लेक्ट हो जाने से, परावर्तित हो जाने से जो तरंग की विशेषता है या उसके गुण हैं, कौन से गुण में परिवर्तन आता है। तो फ्रेंड्स हमें पता है जब तरंग के लिए फॉर्मूला दिया जाता है वेग का, वो होता है फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ। तो सबसे पहले तो हम स्पीड की बात कर लेते हैं, वेग की, वेलोसिटी की। इसका जो वेग है, जिस वेग से ये आती है उसी वेग से वापस चली जाती है, इसके वेग में कोई परिवर्तन नहीं आता है, तो इसमें परिवर्तन नहीं आएगा। दूसरा, वेग में परिवर्तन नहीं आता है, मतलब इन दोनों में भी कोई परिवर्तन नहीं आएगा, ना तो इसकी फ्रीक्वेंसी में परिवर्तन आएगा, ना ही इसकी वेवलेंथ यानी तरंग दूरी में परिवर्तन आएगा।
तो इनमें और इनमें परिवर्तन नहीं आएगा। सिर्फ किस में परिवर्तन आता है, जब रिफ्लेक्ट हो जाती है, मतलब उसका रास्ता चेंज हो जाता है, तो उसका जो फेस होता है, फेस आपको सभी को पता होगा क्या होता है, मैं आपको बता देती हूँ। ये जो है इस पॉइंट से यहाँ तक की जो दूरी है, ये और ये, इन्हें कहा जाता है फेस कहा जाता है। तो इसमें परिवर्तन आ जाएगा, मतलब किस तरह से, अगर इस तरह से तरंग दे रही होगी तो उसका फेस कुछ इस तरह से हो जाएगा, इस तरह से नीचे चली जाएगी, मतलब 180 डिग्री का फेस चेंज इसमें आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, फेज में परिवर्तन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। एक फ्लोटिंग बॉडी की स्थिरता के लिए मेटा सेंटर होना चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब पानी में कोई सी एक बॉडी इस तरह से तैरती है, ठीक है, तो मेटा सेंटर, सबसे पहले मेटा सेंटर बता दूं वो क्या होता है। ये क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण का, ग्रेविटी का पॉइंट होता है और नीचे से बियॉन्ड फोर्स यानी उत्प्लावन बल लगता है। तो ये कहाँ, एक ही पॉइंट पर मिडिल में होता है। लेकिन जब ये तैरती है तो बैलेंस बनाती है, तैरते टाइम बॉडी कुछ इस तरह से हो जाती है। तो ये जो गुरुत्वाकर्षण है वो यहाँ लगेगा इस डायरेक्शन में, और बियॉन्ड फोर्स इसके ऊपर इस तरह से लगेगा। तो ये दोनों जहाँ मिलेंगे उस पॉइंट को कहा जाता है मेटा सेंटर। तो ये जो मेटा सेंटर है ये कहाँ पर होता है, हमेशा इसको ध्यान रखिएगा। ये मेटा सेंटर जब तैरती है, फ्लोटिंग बॉडी मतलब जब वस्तु तैरती है पानी में, तब ये मेटा सेंटर की स्थिति हमेशा ये जो ग्रेविटेशनल पॉइंट है उससे हमेशा ऊपर होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हुआ, पहला ऑप्शन अगर हम देखें तो तैरते हुए शरीर की सतह पर होती है क्या, बिल्कुल नहीं। तैरते हुए पिंड के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के ऊपर, हाँ सही है। तैरते हुए पिंड के गुरुत्वाकर्षण केंद्र के नीचे नहीं होती है। तैरते हुए शरीर के गुरुत्वाकर्षण केंद्र में भी ये केंद्र होता है, यहाँ पर भी नहीं होती, और इसके नीचे भी नहीं, हमेशा कहाँ होता है, ऊपर होता है। तो उसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0 डिग्री सेल्सियस पर 1 ग्राम बर्फ को 100 डिग्री सेल्सियस की भाप में बदलने के लिए कितनी कैलोरी की ऊष्मा की आवश्यकता होगी। तो ये कैलोरी जो है उसके डेफिनेशन से हमें याद रखना है कि कितनी ऊष्मा की आवश्यकता होगी, 720 कैलोरी, ये आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व तनु अम्लों में से हाइड्रोजन गैस को विस्थापित कर सकता है। तो फ्रेंड्स, हाइड्रोजन गैस के ऊपर के जितने भी एलिमेंट हैं और नीचे भी एलिमेंट होते हैं, तो ऊपर वाले जो एलिमेंट है वो क्या करते हैं, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देते हैं। आपने अगर चार्ट देखा होगा, वो चार्ट मैं बहुत बार आप लोगों को टेलीग्राम चैनल पर सेंड कर चुकी हूँ। तो उस चार्ट के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हाइड्रोजन के ऊपर कौन सी गैसें आती हैं, एल्यूमिनियम आती है, और इसके नीचे कॉपर है, सिल्वर, गोल्ड, मैग्नीशियम, ये जो गैसें हैं ये ऊपर आती है और ये वाली नीचे आती है। तो जो ऊपर वाली गैसें हैं वो क्या करती है, हाइड्रोजन को विस्थापित कर देती है। तो ऊपर कौन कौन सी आती है, एल्यूमिनियम आती है, कॉपर, गोल्ड और सिल्वर तो इसके नीचे बिलोंग करती है, जो इसको विस्थापित नहीं कर पाएगी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, एल्यूमिनियम। बहुत कॉमन क्वेश्चन है ये, और आपको वो जो चार्ट है बहुत अच्छे से याद करना है, क्योंकि उस चार्ट के बिना आप इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाओगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वास्तविक गैस आदर्श गैस के व्यवहार के अनुरूप होगी, मतलब जो वास्तविक गैस है वो आदर्श गैस किस कंडीशन में बन जाती है, वो आपसे यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा है। तो कम तापमान और उच्च दाब पर बनती है, उच्च तापमान या फिर कम दाब पर, कम दाब या फिर उच्च ताप और उच्च दाब पर। तो टेम्परेचर तो इसका हमेशा हाई होगा और प्रेशर क्या होगा, लो। मतलब ज़्यादा तापमान और कम दाब, उच्च ताप और कम दाब, इस पर ये हमेशा जो नॉर्मल गैसें होती है, रियल गैसेस होती है, वो क्या होती है, आदर्श गैस की तरह व्यवहार करती है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। फ्रेंड्स, यहाँ पर फिजिक्स का पोर्शन फिनिश हो गया है, अब मैथ्स का पोर्शन स्टार्ट होगा। मैथ्स के भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फ्रेंड्स, फिजिक्स और मैथ्स का वेटेज एग्जाम में बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ज़्यादा मार्क्स कवर करने हैं तो इन दोनों जो सब्जेक्ट हैं इन पर कॉन्सेंट्रेट करना होगा और क्वेश्चंस को कवर करना होगा। चलो मैथ्स का क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे कि एक ट्रेन दे के रखी है, एक रेलगाड़ी 75 किलोमीटर पर आवर की गति से चलती है, तो 45 मिनट है यहाँ पर, 45 मिनट में कितने किलोमीटर की यात्रा करेगी। तो बोला है 45 किलोमीटर, हमें पता है स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब स्पीड दे के रखी है 45 नहीं 75, 75, और डिस्टेंस हमसे पूछी है, टाइम दे के रखा है 45 मिनट। अब थोड़ा कन्फ्यूज़न ये है कि यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है किलोमीटर, मतलब ये डिस्टेंस आपके किलोमीटर में होनी चाहिए, और ये तो किलोमीटर पर आवर में ही है, लेकिन ये मिनट में, इसे हमें आवर में कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि ये भी आवर में है।
घंटे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो हमें पता है 1 घंटे में 1 आवर में कितने मिनट होते हैं, 60 मिनट। तो मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हमें 1/60 करना पड़ेगा। तो इसको आप 60 से डिवाइड कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, 75 × 45 / 60 = डिस्टेंस आ जाएगी आपकी किलोमीटर में। कन्वर्जन का बहुत ध्यान रखिएगा, कन्वर्जन में बहुत गलती होती है। ये हो जाएगा 5 × 5, 5 × 5 = 25, 5 × 5 और 5 × 2 = 10। फिर करेंगे तो इसको 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12, ये इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 5 = 25, 2 और 2 / 4, 2 to 5 इसको डिवाइड करेंगे तो 4 × 5 = 20, 4 × 6 = 24, 4 × 2 = 10, 4 × 5 = 20, 56.25 इसका आंसर होगा, वो भी किलोमीटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि CP ऑफ अ रेशो इज 750 और SP आपको ये दे के रखा है, तो आपको परसेंटेज गेन यानी कि प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है। प्रॉफिट परसेंटेज और गेन परसेंटेज दोनों सेम चीज़ है। इनका फॉर्मूला क्या होता है, SP - CP / CP × 100। वैल्यू पुटअप कर दीजिए, आंसर आपका आ जाएगा। यहाँ पर प्रॉफिट परसेंटेज पूछा है, SP दिया 900, CP 750, यहाँ पर भी 750 है, × 100। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको माइनस करेंगे तो 150 और ये 0 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये 75, 15 × 1 = 15, 15 × 5 = 75, 5 × 5, 5 × 2 = 10, तो कितना मिला 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, यदि किसी कस्बे की जनसंख्या 64,000 है और उसकी वार्षिक वृद्धि 10% है तो 3 वर्ष के अंत में उसकी सही जनसंख्या क्या होगी। तो फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा है जनसंख्या 3 वर्ष के बाद, तो इसका फॉर्मूला बिल्कुल हम कंपाउंड इंटरेस्ट निकालते हैं उसके जैसा ही होता है। तो यहाँ पर कितनी जनसंख्या दे के रखी है, हम वो लिख लेते हैं 64,000, 1 प्लस माइनस ये डिपेंड करता है कि बढ़ रही है या घट रही है। तो यहाँ पर बढ़ रही है एन्युअली कितनी, 10%, मतलब 10 / 100। और यहाँ पर n आता है और n की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे के रखी है, मतलब कितने समय के लिए, 3 साल के लिए, तो ये 3 साल। इस तरह से हम जनसंख्या निकालते हैं 3 साल बाद। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये 64,000 हो जाएगा, ये 0 से 0 कैंसिल, 10 का इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 10 + 1 11 का क्यूब / 10 का क्यूब। और आगे सिंप्लीफाई करेंगे तो 64,000, 11 का क्यूब आपको याद होना चाहिए 1331 होता है, और 10 का क्यूब तो आप निकाल ही सकते हो 1000। तो ये 3 0 से ये 3 0 कैंसिल हो जाएगी, और ये 64 का 1131 में मल्टीप्लाई करेंगे तो फ्रेंड्स कितनी आएगी वैल्यू। अगर आप 64 का डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते तो उसको 60 + 4 करके भी इसका मल्टीप्लाई कर सकते हो, 1331 करके। 6 का से मल्टीप्लाई करोगे तो 0, 6 × 1 = 6, 6 × 3 = 18, 6 × 3 = 18 और एक 19, कैरी 1, 6 × 1 = 6 और एक 7 981 प्लस 4 का करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12 और एक 13, कैरी 1, 4 × 1 = 4 और एक 5। इनको हम जब प्लस करेंगे फाइनली तो हमें जो वैल्यू कितनी मिलेगी, 4, 6 + 2 8, 8 + 3 11, 1 कैरी 1, 5 + 1 9 + 1 10 और ये हो जाएगा 15, 5 कैरी 1 और 8 5 184। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वृत्त का परिमाप 88 मीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो फ्रेंड्स वृत्त का परिमाप का फॉर्मूला आप सभी को याद होगा, 2πr होता है, वो कितना दे के रखा है 88 मीटर। तो यहाँ पर रेडियस पूछी है, ये हो जाएगा 2 4 ज़ाइड 2 4 ज़ाइड, और पाई की वैल्यू भी हम रख देते हैं 22/7 × r = 44। ये हो जाएगा 22 दूना 44 और 7 दूना 14। तो r की वैल्यू कितनी मिलेगी यहाँ पर 14 मीटर। तो इसका राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड्स, ऑप्शन डी। बहुत इजी क्वेश्चन है, सिर्फ पेरीमीटर का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, sin 45 की वैल्यू पूछी है। sin 45 की वैल्यू आप सभी को याद होना चाहिए, sin cos और tan इन सभी की जो वैल्यूज़ हैं 0 से लेके 90 डिग्री तक, वो सभी आपको कम से कम याद होनी चाहिए। तो इसका जो मान होता है वो कितना होता है, 1 / √2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन की जो एज है उसके पिता की आयु की 1/3 है। मोहन की आयु पिता की आयु की 1/3 है, तो जिसकी बोला है उसमें ही उसको 1/3 का मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। मोहन की आयु में आपको नहीं करना है, ये गलतियां हो जाती है इस क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम। आगे कहा है उनकी आयु का योग 60 वर्ष है, तो मोहन और फादर की जो आयु है उनका योग है 60 वर्ष। तो मोहन की उम्र आपको बताना है। तो मोहन की उम्र पूछिए तो यहाँ से हम क्या करेंगे,
मोहन का ही मान डायरेक्ट निकाल लेंगे, एफ़ की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी थ्राइस ऑफ मोहन करके, वो वैल्यू हम यहाँ पुटअप कर देंगे, मोहन ऑलरेडी है, ये हो जाएगा थ्राइस ऑफ एम इज इक्वल टू 60, ये हो जाएगा 3 + 1 4m इज इक्वल टू 60, 4 1 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20, तो जो मोहन आया उसकी उम्र कितनी आई 15 वर्ष, तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि 7 आदमी किसी काम को 16 दिन में कर सकते हैं तो 4 पुरुष इसे कितने दिनों में करते हैं। तो फ्रेंड्स फॉर्मूला आपको हमेशा बताती हूँ, m1 d1 t1 w1 इज इक्वल टू m2 d2 t2 w2। अब यहाँ पर इस फॉर्मूले में जो भी वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे के रखी है सिर्फ आपको वही पुटअप करना है, बाकी से आपको कोई मतलब नहीं। यहाँ पर कहा है 7 आदमी, तो m की वैल्यू दे रखी है 7, 16 दिन डे की वैल्यू दे के रखी है 16 दिन में पूरी करते हैं, बाकी से नहीं दिया है तो हम इनको छोड़ देंगे। आगे कहा है 4 पुरुष, मतलब ये m2 की वैल्यू 4 है, कितने दिनों में, मतलब d2 की वैल्यू पूछी है, ये हो जाएगा 4 चौक 16 और 7 चौक 28, तो कितने दिनों में पूरी कर देंगे ये 28 डेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन का है फ्रेंड्स, यहाँ पे 45 डिवाइड बाय 0.0009 देखे रखा है, तो हम पॉइंट हटा देंगे, 1 लगाएंगे, कितनी ज़ीरो लगेगी 1 2 3 4, ये हमने 4 ज़ीरो लगा दी, ये हो जाएगा 9 5 ज़ा 45, तो ये कितना होगा 5, यहाँ पे 1 ज़ीरो और होगी 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा 50,000, तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 0.25 इंटू कॉमन फ्रैक्शन, मतलब इसको आपको सामान्य भिन्न में बदलना है, तो ये क्या है दशमलव, दशमलव को भिन्न में कैसे बदलता है, दशमलव हटा देते हैं, दशमलव के बाद जितने नंबर है उतनी ज़ीरो लगा देते हैं, तो हो जाएगा 25 डिवाइड बाय 100, यानी कि 25 एकम 25, 25 चौक 100, 1 डिवाइड बाय 4 इसका फ्रैक्शन कन्वर्जन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, 16 और 30, इसका आपको एलसीएम निकालना। तो फ्रेंड्स एलसीएम और एचसीएफ इन दोनों को निकालने में हमेशा हम गलती करते हैं, और हमारा जब आंसर मैच नहीं होता है एग्जाम में तो हम क्या करते हैं दूसरी मेथड अप्लाई करते हैं। तो इनमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है, रट लीजिए कि एलसीएम कैसे निकाला जाता है, उसकी एक की मेथड याद रख लीजिए, दूसरे की अपने आप आपको याद हो जाएगी। तो एलसीएम हमेशा निकाला जाता है 12, 16 और 30। कभी कभी मुझसे भी ये गलतियाँ हो जाती है फ्रेंड्स कि मैं एलसीएम की जगह पे एचसीएफ निकाल देती हूँ और फिर आंसर मैच नहीं होता है तो मिस्टेक हो जाती है, तो ऐसी मिस्टेक आप नहीं करना, याद कर लीजिए कि एलसीएम निकाला कैसे जाता है। तो एलसीएम ऐसे निकाला जाता है, डायरेक्टली सारे नंबर को हमने लिख लिया, अब इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 = 12, 2 8 = 16, 2 1 = 2, 2 5 = 10, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 3 = 6, 2 4 = 8, ये डिवाइड नहीं हो रहा है, इसको 4 से कर देती हूँ डायरेक्ट, 4 1 = 4 और ये हो जाएगा 3 से, 3 1 = 3, ये 1 है, 3 5 = 15 और ये हो जाएगा 5 से, 1 1 और 1। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूना 4, 4 चौक 16, 16 5 80 हो जाएगा यहाँ पर, और ये कितना मिलेगा 3 और बचाए तो 3 8 = 24, तो कितना मिला इसका एलसीएम 240। नेक्स्ट क्वेश्चन मीडियन का पूछा है, ये डाटा आपको दे के रखा और कहा है कि इसकी आपको माध्यिका यानी कि मीडियन निकालनी है। तो मीडियन निकालने के लिए आपको हमेशा ये याद रखना है कि जो डाटा दिया है उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी कि बढ़ते क्रम में अरेंज करना है। तो सबसे छोटा नंबर यहाँ पर कितना है 25 है, उसके बाद 25.8 आएगा, उसके बाद 28, फिर आएगा 20 नहीं पहले 27 आएगा और फिर आएगा 28, फिर 29 और 30 और 35। हो गए कितना डाटा 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ये सारा डाटा हमने अरेंज कर लिया है। इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर बढ़ते क्रम में अरेंज करने के बाद आपको फॉर्मूला लगाना है, नंबर कितने हैं इसमें 1 2 3 4 5 6 7, इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कर लिया है। उसके बाद आपको काउंट करना है कितने नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 नंबर है, मतलब क्या आ रहा है नंबर आपका इवन आ रहा है। तो इवन के केस में फॉर्मूला माध्यिका का अलग होता है, मीडियन का इवन के केस में होता है फ्रेंड्स की n डिवाइड बाय 2 टर्म आएगी प्लस n डिवाइड बाय 2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2, और अगर ऑड होता तो ऑड के केस में कौन सा फॉर्मूला लगाते n + 1 डिवाइड बाय 2 टर्म। तो अभी हमारा इवन है तो हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाएंगे। अब n यहाँ पर क्या है 8, 8 डिवाइड बाय 2 वाली टर्म आएगी यहाँ पर, प्लस 8 डिवाइड बाय 2 प्लस 1 डिवाइड बाय होल डिवाइड बाय 2। अब ये कितना होगा 2 4 = 8, मतलब 4th टर्म प्लस 5th टर्म और डिवाइड बाय 2। 4th टर्म कौन सी है 1 2 3 4 28 और 5th टर्म 29 डिवाइड बाय 2, इनको ऐड कर लीजिए 8 8 16 1 17, 7 कैरी 1, 2 2 4 और 1 5, 557 डिवाइड बाय 2
होगा तो ये हो जाएगा 2 2 ज़ा 4, 2 8 ज़ा 16 और 2 5 ज़ा 10, 28.5 इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि त्रिभुज के दो कोण इतने हैं तो तीसरा कोण आपको बताना। तो कंडीशन आपको याद होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 डिग्री होता है। तो पहला कोण 30 डिग्री, दूसरा कोण 105, तीसरा नहीं पता, x मान लिया और तीनों का योग कितना होगा 180। इसको ऐड करेंगे और उधर ले जाके माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा 180 में से ये 5 और 3, 135 को माइनस करेंगे तो x की वैल्यू कितनी मिलेगी 10 - 5 5 कैरी 1 14, 45 डिग्री। तो x की वैल्यू कितनी मिली 45। बहुत इजी क्वेश्चन है, बस आपको ट्रायंगल की कंडीशन याद होनी चाहिए कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर्मूला पूछ लिया गोले के आयतन का। कभी कभी डायरेक्टली फॉर्मूले भी पूछ सकते हैं, तो फॉर्मूला तो एटलीस्ट आपको पता ही होना चाहिए क्योंकि न्यूमेरिकल करने में भी हेल्पफुल रहते हैं। तो गोले के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है फ्रेंड्स 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसका राइट आंसर क्या होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे के रखिए और इसकी वैल्यू आपको पूछिए, गुणनखंड पूछे हैं कि इसकी गुणनखंड क्या है। तो गुणनखंड आप सभी को निकालना आता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का कैसे निकालते हैं, ऐसा नंबर ढूंढते हैं इसका प्लस माइनस करने पर x6 आना चाहिए और मल्टीप्लाई करने पर 5x² आना चाहिए। तो 5 का अगर 1 में मल्टीप्लाई होगा तो 5x² आ जाएगा और जोड़ेंगे तो 6x आएगा। तो इस तरह से हमने इसको हमने ब्रेक कर लिया। यहाँ से x कॉमन ले लेंगे, x + 5, यहाँ से 1 कॉमन हो जाएगा, x + 5, x + 5 फिर से कॉमन आ जाएगा यहाँ से और बचेगा x + 1। तो इसके गुणनखंड क्या निकले फ्रेंड्स x + 1 और x + 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक कक्षा में 24 विद्यार्थियों का औसत भार 40 किलोग्राम है। तो हमने मान लिया x1 से लेके x24 तक के स्टूडेंट, टोटल 24 स्टूडेंट हैं, उनका औसत 40 ग्राम दे के रखा है। यहाँ से आप सब निकाल सकते हैं, x1 से लेकर x24 तक का वो कितना आएगा 40 × 24। आगे कहा है कि टीचर शामिल अगर हो जाए उसमें, शिक्षक मतलब 24 तो ऑलरेडी थे, अब इसमें एक टीचर भी शामिल हो गया है तो टोटल कितने 25 लोग हो जाएंगे और औसत वजन जो था 40 वो 1 किलो और बढ़ जाएगा, मतलब उसमें 1 जुड़ जाएगा। ये मैंने 1 जोड़ दिया। इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना, इसका सम कितना निकलेगा यहाँ से 41 × 25। अब हमसे पूछा है कि शिक्षक का वज़न कितना होगा। तो फ्रेंड्स यहाँ का जो सम की वैल्यू है यहाँ से हम यहाँ पुटअप कर देंगे तो वो हो जाएगी कितनी 40 × 24 प्लस टीचर का वेट इज इक्वल टू 41 × 25। अब इधर ले जाके इसको माइनस कर देंगे तो टीचर की एज आ जाएगी। 41 का 25 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 25 एकम 25, 25 चौक 100 और 102, 105 इसका यहाँ लिख देती हूँ 1025, ये इसका मल्टीप्लाई आया, माइनस ये हो जाएगा 40 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1 0, 4 चौक 16, 4 दूना 8 और 1 960। 960 को इसमें से आप माइनस करेंगे तो टी की वैल्यू फ्रेंड्स फाइनली कितनी मिलेगी यहाँ पर 65। तो जो टीचर है, शिक्षक है, उसका औसत वजन कितना आएगा 65 kg। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ से मैथ्स का सेक्शन कंप्लीट हो चुका है और हम स्विच करेंगे केमिस्ट्री पर। केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। केमिस्ट्री को की भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, अम्ल की प्रबलता किस पर निर्भर करती है। तो फ्रेंड्स अम्ल कितना एसिडिक है, उसकी एसिडिटी जो है वो किस पर डिपेंड करती है फ्रेंड्स, उसके घनत्व पर नहीं, उसकी विस्कोसिटी पर भी नहीं, डिग्री ऑफ आयनाइजेशन पर, हाँ आयनीकरण की डिग्री पर, मतलब कितना आयनीकरण उसमें हो रहा है, कितना आयंस, क्योंकि जितने ज़्यादा आयंस प्लस और माइनस बनेंगे उसमें उतना ज़्यादा ही वो क्या होगा प्रबल होगा। तो इसलिए वो किस पर डिपेंड करता है, उसकी आयनाइजेशन की डिग्री पर, आयनीकरण की डिग्री पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथन पर विचार करें। ऑक्सीकरण प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन की हानि होती है, हाँ इलेक्ट्रॉन का लॉस होता है। अपचयन प्रक्रिया में इलेक्ट्रॉन का लाभ होता है, ये भी करेक्ट है। नेक्स्ट है, हाइड्रोजन परऑक्साइड आक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह काम करता है। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, हाइड्रोजन परऑक्साइड H2O2 है और ये क्वेश्चन अभी 13 नवंबर को एग्ज़ाम में पूछा गया था कि कौन है जो आक्सीकारक और अपचयक दोनों की तरह काम करता है। तो उसमें ऑप्शन में हाइड्रोजन परऑक्साइड का भी ऑप्शन दिया था, तो जिन्होंने हाइड्रोजन परऑक्साइड को टिक किया उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट होगा। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो उनकी प्रिपरेशन आप अच्छे से करिएगा। ये ऑप्शन भी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है, HF इज़ अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। HF जो है हाइड्रोजन फ्लोराइड का एक मजबूत अपचायक है, तो ये बिल्कुल रॉन्ग है। तो उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, पहला, दूसरा और तीसरा। ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि ये तीनों ऑप्शन क्या है करेक्ट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। शुद्ध जल विद्युत का कुचालक है क्योंकि यह,
केवल कमज़ोर आयनित होता है, केवल बहुत अच्छा विलायक है, अत्यधिक हाइड्रोजन बंध से जुड़ा हुआ है, या फिर गैर वाष्पशील यानी कि नॉन वॉलेटाइल है। तो फ्रेंड्स प्योर वाटर का मैंने अभी आपको स्टार्टिंग में क्वेश्चन बताया है कि क्यों ये बैड कंडक्टर होता है, क्योंकि इसमें क्या होते हैं, जो आयंस होते हैं वो कम होते हैं, क्योंकि इसमें से जो धातु है हमारी बॉडी के लिए हेल्पफुल नहीं है उनको प्योर करके वाटर को उसमें से निकाल दिया जाता है, इसलिए इसमें आयंस कम बनते हैं, इसलिए क्या होता है बैड कंडक्टर। तो उसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीडेशन नंबर पूछा है पी का इस पूरे फॉर्मूले में। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आप सभी को याद होना चाहिए। उसके लिए सबसे पहले आपको सबके जो चार्जेस हैं, कितने किस पर कितने चार्जेस होते हैं वो याद होना चाहिए। तो ये फॉर्मूला जो है BaH2PO2 होल ट्वाइस, इसमें जो बेरियम है उसके ऊपर कितना +2 होता है, इस पर +2 होता है, हाइड्रोजन का +1 होता है, Pb का आपसे पूछा है x मान लेंगे, और ऑक्सीजन का कितना होता है -2। ये सब की ऑक्सीडेशन स्टेट आपको याद होनी चाहिए। अब अगर हम इन सभी को ऐड करें तो बेरियम कितना है, एक सिंगल ही है इसलिए 2 + 2 प्लस लगाएंगे, ये होल ट्वाइस है तो ये सबका इसमें 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 हाइड्रोजन तो ऑलरेडी थे लेकिन होल ट्वाइस से 2 और 2 4 हो गए, तो 4 × 1। P में भी 2x हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का तो -2 होती है, 2 का और मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4, और 2 का और मल्टीप्लाई होगा तो 8, तो कितना होगा -8 = 0। इट इज = 0 क्यों रखा है, क्योंकि जो पूरा है इस पर कोई चार्ज नहीं हो। = में वो नंबर आता है, अगर इसके ऊपर +1 होता या -1 होता तो = में हम उसको रखते, लेकिन इस पूरे कंपाउंड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है इसलिए हम 0 इक्वल कर देंगे। तो ये हो जाएगा 2 + 4 × 1 = 4 + 2x -8, 4 और 2 6, और 8 में से माइनस करेंगे तो -2 प्लस का 2x = 0, 2x = 2 होगा, और x की वैल्यू कितनी आएगी 1। मतलब जो P हमने x माना था P के लिए, उसका जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो कितना आया है +1। तो इस तरह से आपको ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण संख्या निकालना भी आना चाहिए। कार्बन के 2 ऑक्साइडों में कार्बन के नियत भार का ऑक्सीजन के विभिन्न भारों से अनुपात 1:2 है, तो यह किस नियम के अनुसार होता है। तो फ्रेंड्स ये कौन सा नियम है, इन सारे नियमों में से मल्टीपल प्रोपोर्शन यानी कि गुणित अनुपात का नियम। गुणित अनुपात का नियम ये कहता है फ्रेंड्स कि जब 2 या 2 से अधिक तत्व परस्पर रासायनिक संयोग करते हैं, जैसे यहाँ पर इन्होंने कहा है कार्बन और ऑक्सीजन, ये दोनों एक साथ रिएक्शन करके अगर एक कंपाउंड या एक यौगिक बनाएंगे तो इनका जो रेशो लिया है, इनके जो भार का रेशो है, जैसे इसका 1 है और इसका 2 है, वो हमेशा फिक्स रहेगा। ये होता है गुणित अनुपात का नियम। तो किस तरह से फिक्स रहेगा, जैसे हम अगर यहाँ पर बात करें 28 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनती है, तो उसके लिए कार्बन और ऑक्सीजन का रेशो कितना रहेगा 12। कार्बन का तो फिक्स है कि 12 ले लेंगे, और ऑक्सीजन का उसके अकॉर्डिंग कितना हो जाएगा, 28 में से 12 जाएगा तो 16। मतलब जो ये रेशो है 12 और 16 का रहा। अगर 28 ग्राम की जगह हमें कितना बनाना है, अगर आपको 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड बनानी है तो 44 ग्राम में आपको क्या, कार्बन तो आपका फिक्स रहेगा कि 12 ही रहेगा, लेकिन ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 44 के लिए, अगर इसमें से 12 माइनस करेंगे तो कितना होगा 32। ये मिलके कितना बनाएगा 44 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड। तो फ्रेंड्स इस तरह से कार्बन मतलब एक तत्व का फिक्स रहता है, दूसरे का चेंज होता है, लेकिन चेंज किस तरह से होना चाहिए, जो रेशो है ये मेंटेन होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 12 और 16 है, 16 का फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा 1:2 में होना चाहिए, तो ये 1:2 है, तो यहाँ पर 1:2 किस तरह से मेंटेन होगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। तो इस तरह से ये जो नियम है ये क्या कहलाता है, गुणित अनुपात का नियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है फोटोग्राफी में प्रयुक्त यौगिक कौन सा है। तो फोटोग्राफी में कौन से यौगिक का इस्तेमाल किया जाता है, सोडियम थायोसल्फेट। सोडियम थायोसल्फेट का उपयोग किया जाता है, और इसका फॉर्मूला भी आपको याद रखना चाहिए Na2S2O3। Na2S2O3 ये होता है सोडियम थायोसल्फेट। परिवर्तनीय वैलेंसी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, वेरिएबल वैलेंसी इज एग्जिबिटेड बाय, मतलब जो वैलेंसी है वो बदलती रहती है। तो कौन सा तत्वों में जो वैलेंसी है वो बदलती रहती है, अधात्विक तत्वों में फिक्स होती है, सामान्य तत्वों में फिक्स होती है, लेकिन जो संक्रमणीय ट्रांजिशनल एलिमेंट होते हैं उनमें ये परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट है लाल दवा का रासायनिक सूत्र क्या है। तो फ्रेंड्स रासायनिक सूत्र केमिकल फॉर्मूलाज के ऊपर मैं एक वीडियो बना चुकी, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसमें आप
आपको कोई सा भी एक तत्व का नाम दे देंगे और उसका केमिकल फॉर्मूला है, उसका केमिकल नेम भी पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर लाल दवा का पूछा है और लाल दवा होती क्या है? पोटेशियम पर मैग्नेट, KMnO4, इसे पोटेशियम पर मैग्नेट कहा जाता है और लाल दवा भी इसका नाम है। और इसे क्यों कहा जाता है लाल दवा? क्योंकि इसको जब पानी में घोला जाता है तो हल्के गुलाबी रंग की हो जाती है और इसका उपयोग किया जाता है घाव को साफ करने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। इसलिए क्या है, ये एक दवा है, एक तरह से ये क्या है, एंटीबायोटिक की तरह इस्तेमाल की जाती है। एम्पेरिकल फॉर्मूला देके रखा है कंपाउंड का C2H5O और उसका मॉलिक्यूलर वेट देके रखा है और आपसे मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा है। तो इस तरह के न्यूमेरिकल केमिस्ट्री में पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, जब एम्पेरिकल फार्मूला दिया हो और मॉलिक्यूलर फार्मूला पूछा हो तो उसका जो फार्मूला होता है वो क्या होता है? एक फार्मूला आपको याद रखना है, N = मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाय एम्पेरिकल वेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट तो आपको देख रखा है कितना, 90। अब एम्पेरिकल वेट आपको कैसे निकालना है? ये जो फॉर्मूला दिया है इसकी हेल्प से आपको एम्पेरिकल वेट निकालना है। कार्बन का कितना होता है? 12 और ये 2 है इसलिए इसमें 2 का गुणा कर देंगे, प्लस हाइड्रोजन का 1 होता है और इसमें 5 है इसलिए 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे और कार्बन का होता है 16। ये आपको याद रखना है, 12, 1 और 16, ये आपको सभी के वेट याद होने चाहिए। तो यहाँ पर होगा 12 दूना 24 + 5 + 16, इन सभी को जब आप जोड़ेंगे तो टोटल कितना मिलेगा? 45 ग्राम। तो ये निकलेगा एम्पेरिकल वेट, कितना निकला? 45। इसको डिवाइड कर दोगे तो आपको नंबर मिल जाएगा, उस नंबर से आप निकाल सकते हो क्या? मॉलिक्यूलर फार्मूला। तो पहले हम N निकाल लेते हैं, वो कितना होगा? 45 दूना 90, 2 आएगा, N की वैल्यू 2 आई। उसका मतलब ये है कि जो आपको C2H5O दिया है इसमें आपको मल्टीप्लाई करना है इस 2 नंबर का। तो ये कितना होगा? 2 दूना 4, ये हो जाएगा 5 दूना 10 और O2। तो इसका एम्पेरिकल, इसका जो मॉलिक्यूलर फार्मूला निकला वो क्या निकला? C4H10O2। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, जब Fe3+ को Fe2+ में चेंज हो जाता है तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को, इस प्रतिक्रिया को क्या कहा जाता है? इसमें क्या हो रहा है? फ्रेंड्स, ये होती है रिडक्शन की रिएक्शन, यानी कि अपचयन। और इसका मतलब अपचयन है और इसका मतलब क्या हो रहा है कि इसमें इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ही 1+ चार्ज इसके पास से हट जाता है। ये अपचयन रिएक्शन है। तो इसमें क्या हो रहा है? क्या ये प्रोटॉन खो देता है? प्रोटॉन नहीं खो रहा है, ये गलत है। इलेक्ट्रॉन को प्राप्त कर रहा है, हाँ, इलेक्ट्रॉन नहीं खो रहा है। इलेक्ट्रॉन खोना तो ऑक्सीडेशन होता है। क्या है? प्रोटॉन प्राप्त कर रहा है, ये भी नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त करना रिडक्शन यानी कि अपचयन कहलाता है, जिसमें क्या होता है? प्लस कम होते जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का टेस्ट पेपर। आई होप वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिएगा। और ये हमारा चैनल है जिसमें हमने आपके लिए डिफरेंट प्लेलिस्ट बना के रखी है। मैथमेटिक्स की है, यहाँ पर फिज़िक्स की, केमिस्ट्री की, टॉपिक वाइज प्लेलिस्ट मिल जाएगी। मॉडल पेपर की प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पर मिल जाएगी। साइंस और फिज़िक्स के कंबाइंड क्वेश्चंस की प्लेलिस्ट भी मिलेगी फ्रेंड्स यहाँ पर, और ओरिजिनल पेपर भी आपको मिल जाएंगे। और अगर जीडी वाले अटेंड करना चाहते हैं तो जीडी के बहुत सारे वीडियो हम यहाँ पर बना चुके हैं और मैथ्स के लिए भी बहुत सारे वीडियो आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग इन वीडियो को देखिए और क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। और अगर आप, कुछ लोग अभी तक भी हमसे सिलेबस के बारे में पूछते हैं, तो ये सिलेबस है और इस तरह से नेगेटिव मार्किंग भी रहती है एग्ज़ाम में, ध्यान रखिएगा। जो अभी तक एग्ज़ाम में आप भूल गए हों तो जिनकी जनवरी में एग्ज़ाम है उनको ध्यान रखना है कि नेगेटिव मार्किंग भी एग्ज़ाम में होती है। और ये हमारी लिंक है टेलीग्राम की, जहाँ पर आप हमसे ज्वाइन कर सकते हैं और पर्सनली कुछ भी डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।